हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया है। तो आज अपने पास हम नेशनल इनकम का सेकेंड मेथड को स्टडी करेंगे, जो कि हमारा है इनकम मेथड। तो पिछले क्लासेस में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो देख लो कि मैंने उसमें समझाया है वैल्यू एडिशन मेथड को किस तरीके से। तो जब हम वैल्यू एडिशन मेथड सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास क्या निकल के आता है। क्या निकल के आता है? वहाँ पर आया था निकल के हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस, ये निकल कर आया था अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड को पढ़ें। तो बेसिकली सॉरी वैल्यू एडिशन मेथड में देखो, या इनकम मेथड जब हम पढ़ेंगे या एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ेंगे, तो एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से हमें कैलकुलेशन सीखना है। और सीखना किस चीज़ को? कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है। तीनों मेथड से आना है, एक ही चीज़ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले वैल्यू एडिशन मेथड को देख लो। जब हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है GDP एट MP निकल के आता है, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब समझो इस बात को ध्यान से कि अगर मैंने लिखा GDP एट MP, तो इस GDP एट MP में क्या क्या फैक्टर इंक्लूड है, क्या क्या फैक्टर है इसमें। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला इस GDP एट MP में क्या क्या है भाई, डेप्रिशिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या सिंपली आप टैक्सेस भी बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल सकते हैं। और क्या रहा होगा? हमने समझा था वैल्यू एडिशन मेथड में फैक्टर पेमेंट्स के बारे में, जो कि फैक्टर ओनर्स के लिए वो क्या होता है, इनकम होता है। क्या क्या था उसमें? रेंट था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। सॉरी तो रेंट मिलता है किसको? लैंडलॉर्ड को मिलता है। इंटरेस्ट कैपिटल पे पेमेंट होता है। प्रॉफिट ऑनर को, और वेजेस जो लेबर या एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये जो होते हैं, ये चार चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये फैक्टर ओनर्स को मिलता है। किसको मिलता है? फैक्टर ओनर्स को। तो हर एक बात को समझने के बाद नोट डाउन जरूर करोगे। तो मैंने कहा इस GDP एट MP में ये सब कंपोनेंट हैं अवेलेबल। मतलब क्या क्या? डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये चार चीज़। ठीक है। तो वेजेस तो मिल गया किसको? लेबर या एम्प्लॉय को। प्रॉफिट मिल गया ऑनर को। इंटरेस्ट मिल गया कैपिटल पे। और रेंट मिल गया किसको? लैंडलॉर्ड को। ठीक बात है ये। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट, क्या चाहिए भाई? NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम, या ये बोलो नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने अगर बोला कि GDP एट MP में से, इसको छोड़ दो एक मिनट, क्लियर, GDP एट MP में से, मतलब GDP एट MP क्या हुआ? ये चार, ये टोटल चीज होगा। ये जो मैंने लिखा है टोटल चीज यही होगा। अगर मैं इसमें से क्या हटा दूं, मैंने बोला इसमें से हटा दो डेप्रिशिएशन। क्या हटा दो? डेप्रिशिएशन हटा दो। और मैंने बोला टैक्सेस भी हटा दो। तो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटा दी हमने। तो मैंने जब GDP एट MP में से इन दोनों को हटा दिया, तो क्या क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस होता है जब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है। अभी जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, तो उसके बदले तो N बन जाएगा। D तो D ही रहने वाला है, ठीक है। P तो P ही रहेगा। और ये जब इसमें से टैक्सेस माइनस कर रहे हैं, तो MP क्या बन जाएगा? FC बन जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपका? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ समझना क्या है पहले आपको, कि GDP एट MP में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। ये सब कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। और अगर हमें GDP एट MP से पहुंचना, हमें कहाँ पर? इस पर पहुंचना है, NDP एट FC भी पहुंचना है अगर, तो हम GDP में से क्या करेंगे? इन दोनों को सिर्फ माइनस कर देंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? NDP एट FC में, FC पर पहुंच जाएंगे। चलो ये बात तो ठीक है। और एक बात लिख लेना अपने पास लिखने टाइम में, अभी तो खाली समझो, ये जो फैक्टर ओनर्स को मिलता है, किसको मिलता है? क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये चार चीज़। ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक कंपोनेंट को समझेंगे। लाइक
कि वेजेस जो है इसमें क्या कंपोनेंट आते हैं, प्रॉफिट है उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट में क्या आएगा और रेंट में क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं वेजेस को अभी साइड कर दूं तो ये जो तीन चीज़ है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के नाम दिया गया है ऑपरेटिंग सरप्लस का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में आपके रेंट एंड रॉयल्टी लिखा जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन होगा, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तो ये बात तो हो गया इतना सा कि ये तीनों मिला के क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। और वेजेस को हम अलग से समझते हैं अभी। तो वेजेस को, अगर वेजेस को एकदम बढ़िया से समझाया जाए तो इसको पहले समझो कि इसका नाम दिया गया कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। किसका कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन। तो एम्प्लॉयज के कॉम्पनसेशन में क्या क्या मिल सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरीज, वेजेस, है ना। मतलब कि एम्प्लॉयज जो काम करेंगे वो क्या क्या मिलेगा, वेजेस, सैलरीज मिलेगा। और ये वेजेस या सैलरीज क्या तो कैश में मिल सकता है या काइंड में, है ना। कैश तो मिलेगा मिलेगा, या कभी कभी कंपनी बोलती है हम काइंड में आपको कुछ देंगे। क्या काइंड में देंगे भाई ग्लास खराब है फिर से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो काइंड में कंपनी बोलती है आपको हम कुछ लाइक क्या, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, है ना। और भी फैसिलिटीज, परक्यूजिट्स मतलब क्या, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। ठीक है, तो वेजेस या सैलरीज कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को काइंड में भी पे कर सकती है कि तुम हमारे यहाँ से लोन ले सकते हो, उस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं आपको पे करना है। तो वो भी एक तरह का फ़ायदा ही है ना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है अगर मार्केट से लोन लेता है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट कंपनी बोलती है कि हमारे यहाँ से लोन ले लो, हम तुमको लोन दिलवा देंगे, जितने का लेना ले लो, उस पर आपको कुछ समय तक कोई उस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो एक तरह से काइंड में कंपनी उसको बेनिफिट दे रही है। बिल्कुल, कैश तो मिलना ही मिलना है वेजेस के फॉर्म में। और क्या मिल सकता है इसमें, अलाउंसेस वगैरह होते हैं। अलाउंसेस मतलब जैसे कि रिचार्ज का अलाउंसेस, लंच का अलाउंसेस होता है। किसी किसी कंपनीज में क्या होता है कि लंच के टाइम में जो लंच करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको लंच का अलाउंस मिलता है, मतलब उनको पे नहीं करना पड़ता है, या उस समय पे कर देंगे तो बाद में उनको रिइंबर्समेंट मिल जाता है, वो पैसा वापस मिल जाता है। तो कैश के फॉर्म में कंपनी दे सकती है वेजेज या सैलरीज, या काइंड में भी कंपनी दे सकती है। तो एक इसमें आ गया कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आ गया। कंपनी एक और काम करती है जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, इस पर आप ले सकते हैं पेंशन का एग्जाम्पल, प्रोविडेंट पीएफ का एग्जाम्पल, है ना। क्या मतलब है, देखो कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में 20 साल 30 साल एक अच्छा समय अपना डिवोट करता है, टाइम देता है, तो उस कंपनी के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, आफ्टर जब वो जॉब छोड़ के जाएगा तो उसके बाद वो सोर्स ऑफ इनकम उसके पास रहने वाला है नहीं कोई। तो कंपनी की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए कैसा कुछ प्लान तैयार किया जाए कि आफ्टर रिटायरमेंट वो अपना खर्च कैसे चलाएगा। तो कंपनी योजना देती है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ही है जो कंपनी इसको फॉलो करती है, पेंशन का स्कीम से, प्रोविडेंट फंड का स्कीम से। तो कंपनी का कहना क्या है यहाँ पे कि देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोलो इसको या कंट्रीब्यूशन बोलो, इसमें कंपनी बोलती क्या है, देखो कंपनी कौन है भाई, एम्प्लॉयर, मालिक ने कहा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल ए मान लो, एक सैलरीड पर्सन है यहाँ पे जॉब कर रहा है उस कंपनी में, मान लीजिए आप एक मिनट के लिए। एम्प्लॉयर ने बोला ए को, और ए का सपोज सैलरी आप मान लीजिए कि 50,000 है, कितना हज़ार है, 50,000, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने बोला ए को कि तुम 50,000 सैलरी तुम्हारा है, तुम एक काम करो, तुम अपने सैलरी में से 6,000 रुपया या 7,000 रुपया या कोई भी अमाउंट हो सकता है, 10,000, 8,000, 5,000, 4,000 अपने सैलरी में से डिडक्ट करवाओ और एक खाता में जमा करो जिसका नाम है पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो एम्प्लॉय बोलेगा ऐसा मैं क्यों करूँ, जो काम कर रहा है ये पैसा तो मैं अपना बैंक में जमा करके
और एक फ़ायदा जो उठाना है, इंटरेस्ट वगैरह मिलना, वो तो मिल ही जाएगा। तो एम्प्लॉयर बोलता है ये हम तुमको इसलिए बोल रहे करने के लिए, आपको ऐसा इसलिए करना है कि अगर तुम जितने रुपए अपने सैलरी में से डिडक्ट कराओगे, लाइक तुमने अपने सैलरी में से डिडक्ट करवाया 6,000 रुपये और वो जमा कराया तुमने अपने पीएफ अकाउंट में, जितना तुम डिडक्ट करोगे, जितना तुम जमा करोगे, उतना ही कंपनी भी तुम्हारे लिए जमा कराएगी तुम्हारे उस खाते में, पीएफ अकाउंट में। मतलब एम्प्लॉयर भी 6,000 रुपया जमा करेगा अगर एम्प्लॉय ने 6,000 डिडक्ट करवाया है तो यहाँ पर जब एम्प्लॉय ने 6,000 जमा करवाया तो एम्प्लॉयर ने भी कितना जमा करवाया, 6,000 रुपया। तो मतलब 6,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे एम्प्लॉय को मिला एक तरह से, है ना। 8,000 का करेगा एम्प्लॉय अगर डिडक्शन 50,000 में से, तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, मालिक क्या करेगा, 8,000 जमा करेगा उस पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय के लिए, उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। ये जितने भी फंड जमा होते हैं 20-30 साल में, ये सारा फंड पे इंटरेस्ट जुड़ के एम्प्लॉय को मिल जाता है रिटायरमेंट के समय में। तो एक बड़ा सा अमाउंट बन जाता है जिससे कि आगे का जीवन वो उस पैसे से आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, इस 50,000 रुपये में ध्यान से समझना, इस 50,000 रुपये में उसने क्या किया था, इस एग्जाम्पल में एम्प्लॉय ने 6,000 रुपये जमा करवा दिया था पीएफ अकाउंट में, तो कैश इन हैंड कितना मिलेगा उसे, 44 मिलेगा। ये प्लस ये उसका, प्लस 6,000 रुपया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का, है ना, बिल्कुल। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से उसको 6,000 का फ़ायदा तो मिल रहा है, बट ये जो 6,000 रुपया जा रहा है उसके सैलरी में से कट के जा रहा है। डेट मीन्स एक बात समझो, 50,000 रुपये उसका तो सैलरी है, कितना सैलरी है, एम्प्लॉय का सैलरी कितना माना मैंने है, इस एग्जाम्पल में 50,000, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं ना कि इस ए ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 6,000, तो उस चीज़ को हम बोल सकते क्या, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस एग्जांपल में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में 6,000 का था, एम्प्लॉयर का 6,000 का है। क्वेश्चन में दिया गया है ये सब इन्फॉर्मेशन और भी इन्फॉर्मेशन है, और आपको नेशनल इनकम के लिए इन कैलकुलेशंस को प्लस या माइनस करना है। ये बात तो पता है कि कुछ प्लस कुछ माइनस होगा। आपने क्या किया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, बट इसको जो लिया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को, ये नहीं लेना, ये गलत ले लिया आपने। बड़ा सा स्टार मार्क कट करके लगा लो, क्योंकि इस 50,000 रुपये में से ही ये जा रहा है पीएफ अकाउंट में 6,000 रुपया। जब 50,000 रुपये को आपने ले ही लिया कैलकुलेशन में नेशनल इनकम के, तो फिर से ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपये हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हो 50 + 6 + 6, तो टोटल तो ये हो गया 62,000 रुपये, 62,000 हो गया ना। बट टोटल बेनिफिट तो, अगर ए की बात करो तो ए को तो टोटल बेनिफिट कितना है, इस 50 में से 44 कैश इन हैंड आया, 6,000 रुपये चला गया उसके पीएफ अकाउंट में, तो दिस प्लस दिस 50 और 6,000 रुपये पीएफ में जा रहा है एम्प्लॉयड की मालिक के मदद से, गया ना, मालिक की मदद से। तो टोटल तो बेनिफिट 50 और 6 56,000 का ही है। इसका मतलब ये हुआ जो हम जोड़ रहे, जो गलत हम ऐड कर रहे थे एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 रुपये का, कहाँ पे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, वो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये 6,000 रुपया इसी में इंक्लूडेड है, इसी में से 6,000 रुपया जमा किया गया है पीएफ अकाउंट में। मतलब कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं लेना है नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूशन में। किसका लेना है, सिर्फ एम्प्लॉयड का कंट्रीब्यूशन, कंपनी का, मालिक का कंट्रीब्यूशन लेना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसको आप नोट डाउन जरूर करोगे, ठीक है। तो हमने कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज के कॉम्पोनेंट को डिस्कस कर लिया, ठीक। अब बच रहा है हमारे पास रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो मैंने इस तीनों को मिला के क्या बोला, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस में से ये तो रेंट एंड रॉयल्टी तो एक चीज़ हो गई, और इंटरेस्ट तो फिक्स एक चीज़ हो गया। इस प्रॉफिट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे अभी, तो ध्यान से देखेंगे। तो देखो यहाँ लिखना, मैंने बोला प्रॉफिट, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, तो क्या कंपनी इस प्रॉफिट को पूरा अपने पास रख लेगी, नहीं रख सकती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा जो आता है शेयर्स की मदद से आता है, मतलब शेयर्स कंपनी इशू करती है, उससे आता है पैसा। तो कंपनी इस प्रॉफिट पे डिविडेंड बांटेगी, बिल्कुल बांटेगी।
तो मतलब बोल सकते हैं प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपये का है तो उस 1 लाख रुपये में से कुछ चला गया डिविडेंड का, ठीक बात है ना। तो मैंने लिखा सपोज डिविडेंड में से, सॉरी प्रॉफिट में से 10,000 रुपये चला गया डिविडेंड का, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपये का। उस प्रॉफिट पे कुछ कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है, तो यानी कि इसी में से एक क्या आ गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट। ये मान लो आप 5,000 का अमाउंट है, ठीक है। और ये डिविडेंड को हम थोड़ा सा 80,000 कर लेते हैं। कंपनी कुछ पैसा अपने पास रखेगी रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या लिखा हो सकता है क्वेश्चन में आपके, क्या तो लिखा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या लिखा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक बार चेक कर लेता हूँ ये आपके स्क्रीन पे कवर हो रहा है क्या, चलो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ लाइट की वजह से हो सकता ना नहीं दिख रहा होगा, तो कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रॉफिट में से कंपनी कुछ डिविडेंड बांट दी, कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट किया, और कुछ पैसा कंपनी, कितना बचा यहाँ पे से, ये 80,000 बच चुका था 85, तो 15,000 रुपये कंपनी रिटेन अर्निंग्स रखी अपने पास। क्यों, क्योंकि कंपनी बोलती है हम कुछ अपने पास रखेंगे उस प्रॉफिट में से बचा के, अपने फर्दर बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो उसको फेस करने के लिए। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया प्रॉफिट का, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ क्वेश्चन में डिविडेंड कुछ दे रखा है, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स है या कॉर्पोरेशन टैक्स है, या और कुछ दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स, तो इन तीनों को जोड़ के हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मतलब प्रॉफिट का कॉम्पोनेंट क्या क्या हो गया, डिविडेंड, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी कॉम्पोनेंट हमने समझ लिया। रेंट एंड रॉयल्टी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो तो फिक्स होता है, और इंटरेस्ट आपको डायरेक्ट दिया होगा वो फिक्स होगा। और ध्यान रखना, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को मिला के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। और कॉम्पेंसेशन वेजेस जो हमने यहाँ अलग से डिस्कस किया, इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना आप। और यहाँ पे इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, इसको हाईलाइटेड करके हम लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को लेते हैं। कहने का मतलब कॉम्पेंसेशन टू इम्प्लॉयज में इतने चीज़ें आएंगी यहाँ से, जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें, वेजेस है, सैलरीज है, कैश में है, काइंड में है, अलाउंसेस है, कोई प्रिक्विजिट्स है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, रेंट फ्री एकोमोडेशंस है, ये भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कि तुम्हें हम रहने देंगे बट उसका रेंट नहीं लेंगे। अगर एम्प्लॉय के रहेगा तो पैसा तो लगेगा ही, बट कंपनी बोलती है तुम हमारे फ्लैट में रहो, मतलब हमने अपना बनवा रखा अपने एम्प्लॉय के लिए, उससे तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, और जो तुम्हें प्रॉपर सैलरी मिलता है वो भी मिलेगा। तो कंपनी यहाँ भी तो काइंड में कुछ पे कर रही है, कुछ बेनिफिट दे रही है, तो काइंड में ये भी आ सकता है। और ये अलग से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में इनका भी है, तो ये भी ले लेंगे। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मत लेना, हटा देना, उसे इंक्लूड करना ही नहीं है। मतलब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को ना तो इंक्लूड करना, तो ना तो एक्सक्लूड करना है, सोचना ही नहीं है नेशनल इनकम के लिए। बट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है नेशनल इनकम के लिए, ठीक बात है। सॉरी। तो हमने समझ लिया कि भाई ये चीज़ ऐसे है। एक चीज़ और समझाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन कंपोनेंट्स के अलावा एक ये भी कंपोनेंट है हमारा, उसको समझ लो। एक बिजनेसमैन क्या करता है, खुद ही सारा कुछ, पूंजी भी खुद ही लगाया, काम भी खुद ही कर रहा है ना, जगह भी उसका, पूंजी भी उसका, प्रॉफिट भी उसका, और काम भी खुद ही कर रहा है, तो वेजेस भी किसी और को नहीं, खुद ही ले रहा है। मतलब कहने का ये है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, खुद ही सारा काम कर रहा है। एक नॉर्मल सा अगर दुकान की बात करो, और हमारे इंडिया में जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जो बिजनेस में अगर इन्वॉल्व जो हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ऐसा कि कुछ पैसा उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आ रहा है। तो एक नेशनल इनकम में इनका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं, क्या नाम बोला है इसका, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में आपको अलग से ये भी दिया हुआ अगर है,
तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी लेंगे। तो इतने सारे कंपोनेंट्स हमने समझा, है ना। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं खाली एक चीज़ आपको फिर से रिकॉल कर दूं, तो जीडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, एनडीपी एट एफसी पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद इन कंपोनेंट्स को जो हम पढ़ रहे थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस को, इतना पढ़ने के बाद एक मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे में, क्या बोला उसको, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब इतने चीज़ हम समझ जाते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ किस किस फॉर्म में इनकम आ सकता है ताकि हम नेशनल इनकम निकाल पाए। ठीक बात है। और जब हम एक बात बोलूँ, मैं एक बात बोलूँ कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं, क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर ऐड कर देते हैं तब हम आ जाते हैं नेशनल इनकम पे। कहाँ पे आ जाते हैं भाई, नेशनल इनकम पे तब हम पहुंच जाते हैं। ठीक बात है सर, तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझते हैं, इतने बात को पढ़ के समझ के नोट डाउन करो। फिर कमिंग क्लासेस में हम नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स और इसमें से हो सकते हैं मैं उसको और समझाऊंगा आपको, और फिर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही हम समझेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है, तो देखो समझो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।